नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 26 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही इसमें स्टैटिक फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज का सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। यूनेस्को साइट्स क्या होता है, भारत में कितने यूनेस्को साइट्स है, सारे चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अलोंग विथ ऑल स्टेट राज्य दर्शन भी हम लोग करेंगे कि कौन सा राज्य में क्या-क्या है और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो चलिए इस मतलब यही मोटिवेशंस के साथ आज का पहले मोटिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। बिल्कुल सही बात है। आप परफेक्शन के चक्कर में दिन प्रतिदिन डिलेट करते चलते हैं, उससे बढ़िया है कि थोड़ा ही करिए लेकिन निरंतर एकदम चलते रहिए, है ना। कॉन्टिन्यूअस चलना जरूरी है। आप मतलब ये होता है ना, ये काफी लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं नहीं परफेक्शन हमको चाहिए, और उस केस में उसका जो प्रोजेक्ट है वो डिले ही होते जाता है, ठीक है। तो डिले नहीं करना है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। एकदम धीरे धीरे ही, जैसे इसको बोलते हैं काइजन, है ना। काइजन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो आपको कॉन्टिन्यूअस लगे रहना है, थोड़ा ही याद रखिए, याद करिए, लेकिन आपको डेली याद करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? यहाँ पे देखिए, इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशंस। तो कोल को गैस मतलब गैस में परिवर्तित करने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अभी हाल ही में झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन करके देखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, झारखंड, ठीक है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू किया गया है। भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन यानी कि गैसीकरण यूसीजी के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट कोयला कोयला मंत्रालय के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्था कोयला ब्लॉक में शुरू किया गया है, ठीक है। ईस्टर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तत्वाधान में इस पहल का उद्देश्य इन सीट गैसीकरण के माध्यम से कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करके कोयला उद्योग को क्रांति लाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका लक्ष्य आप समझ गए कि कोयला को गैस में बदलना है, और कौन कौन सा गैस में? मीथेन में, हाइड्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है। और ऐसे करके ये जो उद्योग है, कोयला उद्योग, उसमें क्रांति लाना है, इसका मेन उद्देश्य। तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट करके रन करके देखा गया है, ये याद रखेगा। इन गैसों के व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग है, जिसमें से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक और विस्फोटकों के लिए रासायनिक फीड टास्क का उत्पन्न शामिल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड का जामताड़ा जिले में कास्ता जो कोयला ब्लॉक है वहां पे शुरू किया गया है, और किसके तत्वाधान में? तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तत्वाधान में ये काम किया गया है, ठीक है। कोयला और लिग्नाइट समृद्ध क्षेत्र में यूसीजी के लिए एक व्यापक नीति ढांचे को कोयला मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2015 में मंजूरी दे दी गई थी। इस परियोजना का प्रबंधन ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा रांची स्थित सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही साथ कनाडा की एग्रो एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंक के साथ साझेदारी से किया जा रहा है, ठीक है। यह महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास परियोजना CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि कोल इंडिया द्वारा इसको मतलब पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, प्रारंभिक जो चरण है वो 22 जून 2024 को शुरू हुआ, और इसमें बोरहोल ड्रिलिंग और कोर नमूने के परीक्षण के माध्यम से तकनीकी वरीयता रिपोर्ट के तैयार करना शामिल था। दूसरा चरण जो है वो पायलट पैमाने पर कोयला गैसीकरण पर केंद्रित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे झारखंड की बात आई है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, और अगर उप राजधानी पूछ लिया जाए तो दुमका है, ठीक है। औद्योगिक राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो ये जमशेदपुर है, ठीक है।
और भारत का 28वां राज्य जो है वो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होके बना था। ठीक है, इसकी जो सीमा है, अच्छा आपको यहाँ पे मैप में दिखा दे कि झारखंड यहाँ पे कहाँ पे, देखिए ये बिहार से भी बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है, उड़ीसा से भी शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी थोड़ा सा शेयर करता है। ठीक है, तो बिहार से शेयर करता है, उड़ीसा से करता है, पश्चिम बंगाल से करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से करता है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमने मार्क करके दिखा दिया। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां स्थान रखता है भारत में। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है, जो कि आपको मालूम होगा कि हेमंत सोरेन की जगह पे चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड के वर्तमान जो राज्यपाल है वो सीपी राधाकृष्णन है। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 3.29 करोड़ है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 1.69 करोड़ और महिला जनसंख्या 1.60 करोड़। ठीक है, उसके बाद लिंग अनुपात जो है वो 949 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। जनसंख्या घनत्व जो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता दर अगर राज्य का देखा जाए तो 66.4% है और पुरुष साक्षरता दर ये 76.8% है। महिला साक्षरता दर ये 55.4% है। ठीक है, और ये सब कौन सा ये डेटा हम बता रहे हैं, ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग सारा बता रहे हैं। राज्य की राज्य भाषा हिंदी है। अन्य भाषाएं संथाली, मुंडारी और उड़िया बोली जाती है। ठीक है, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष। ठीक है, प्रमंडल यहाँ पे 5 है, अनुमंडल 33 है, प्रखंड 211। गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी। वर्तमान में यहाँ पे झारखंड में 24 जिले हैं। अगर विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पे एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 82 है, ये याद रखिएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 14 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो ये है 6। प्रथम राज्यपाल अगर बात किया जाए झारखंड के तो प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद कुमार गुप्ता थे। प्रथम मुख्य सचिव श्री मुकुंद प्रसाद थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी थे। ठीक है, प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी थे, ये याद रखिएगा, स्टीफन मरांडी। ठीक है, इतने सारे चीज हम आपको बता दिए। उसके बाद प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कौरे थे। प्रथम महाधिवक्ता ये मंगलम बनर्जी थे। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। और उच्च न्यायालय यहाँ पे रांची है, जो कि 21वां उच्च न्यायालय है भारत का। ठीक है, और कुल वन क्षेत्र 29% है। जलवायु मानसूनी है यहाँ पे और प्रमुख नदी दामोदर नदी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और प्रमुख फसल चावल है। प्रमुख सिंचाई साधन कुआं है यहाँ पे। ठीक है, और शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद है, भामर है, ख्याल और ठुमरी। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 1614 किलोमीटर है न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। ये यहाँ पे 6 है, यानी कि नेशनल हाईवेज। और रेल मार्गों की कुल लंबाई 1797 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतने सारे चीज फैक्ट्स हम आपको राज्य दर्शन के हिसाब से एक ही जगह पे उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि फेमस पर्सनालिटी में तो महेंद्र सिंह धोनी यहीं रांची से ही बिलोंग करते हैं, झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा, जिनको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। और अगर सोहराई पेंटिंग यहाँ पे देखिए, सोहराई पेंटिंग जो है ये रांची में ही है, मतलब झारखंड का ही है, जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। ये इसको जीआई टैग मिला है, सोहराई पेंटिंग और कोहबर पेंटिंग को, दो को। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का ही है और ये झारखंड में ही मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बहुत सारा चीज और इसमें फैक्ट हम लोग आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे और भी दूसरा जो स्टेट आएगा उसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केरल का कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को यूनेस्को साहित्य का शहर बन गया है? यानी कि देखिए, इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बन गया है। ये सिटी ऑफ लिटरेचर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, सिटी ऑफ लिटरेचर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बना है, ये कौन बना है?
तो ये बना है कोझिकोड। केरल का जो कोझिकोड शहर है वो सिटी ऑफ लिटरेचर बना है बाय द यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। तो ये केरल का जो सिटी कोझिकोड है ये बना है सिटी ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए, केरल का जो ये सिटी है कोझिकोड, ये भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बन गया है। 23 जून को अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधारित तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूनेस्को का यूएनसीसी नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान दिया गया था। कोझिकोड सिटी कॉरपोरेशंस की कुशल कार्यपालिका ने कोलकाता जैसे समृद्ध संस्कृति इतिहास वाले शहरों को पछाड़ते हुए यूनेस्को के साहित्य का शहर टैग हासिल करने में मतलब सफलता पाई है। ठीक है, भारत से ग्वालियर कोझिकोड उन 55 नए शहरों में से है जो यूसीसीएन में शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अब कोझिकोड भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब यहाँ पे केरल का बात आया है तो केरल का जो स्टैटिक फैक्ट्स है हम और एक जो केरल का ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है यूनेस्को से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स आने वाला है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है, जबकि कोझिकोड साहित्य श्रेणी में जगह बनाई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा सिटी है? ग्वालियर। ठीक है, और कोझिकोड जो है वो केरल का सिटी है। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा किया कि अगले साल से 23 जून को कोझिकोड के लिए साहित्य के शहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 23 जून को केरल में साहित्य शहर के रूप में एक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इस दिन 6 श्रेणियों में विशेष पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना विषय के तहत, ठीक है, नवनिर्मित रचनात्मक शहरों को पुर्तगाल के ब्रागा में 2024 यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन जो कि 1 से 5 जुलाई 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये जो यूसीसीएन का जो वार्षिक सम्मेलन होगा और ये पुर्तगाल में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइज जो मतलब जो मिला है वो इसके लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया है भारत को। ठीक है, चलिए अब यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लिया जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे यूनेस्को है क्या? तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है। यूनेस्को दुनिया भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पहचान, रख रखाव को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसका उदाहरण 1972 में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन द्वारा किया गया है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में है। इसके जो महानिदेशक है वो एंड्रयू अजोले है। ठीक है, अभी भारत में 42 जो है वो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ये वाला फैक्ट्स को याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चंस एक बनेगा कि अभी भारत में वर्तमान में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कितना है? तो ये है 42, ये देख लीजिएगा। अब 42 कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे हम सारा चीज नंबर से लिख के लाए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिएगा, सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, इनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था और ये 41वां स्थल था। ठीक है, वहीं पे सितंबर में ही कर्नाटक के 12वीं सदी के होयसाला जो मंदिर है ना, उसको भी 42वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है, इसको याद कर लेना है ये दोनों को। ठीक है, 27 जुलाई 2021 को कच्छ के रन में हड़प्पा शहर धौलावीरा को 40वां स्थान यूनेस्को में दिया गया। ठीक है, 25 जुलाई 2021 को जो रमप्पा टेम्पल है, ठीक है, जो कि रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये तेलंगाना में है, इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, नोट, यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में भारत के 50 स्थल है। अस्थायी सूची यानी कि परमानेंट में देयर आर
मतलब टेंटेटिव लिस्ट में अभी 50 सूची को और शामिल करना है, ऐसा इसमें लिखा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता दिए कि कौन सा ईयर में कौन सा जो साइट है वो शामिल हुआ है। जो 42 बताए ना, वो सारा का सारा साइट है हम यहाँ पे लिख के दे दिए। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, केवलादेव घना नेशनल पार्क, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्टर्न घाट्स ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और देखिए शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में 2023 में शामिल किया गया है। होशाला मंदिर ये कर्नाटक में है, 2023 में शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा ईयर के हिसाब से हम आपको सजा के दे रहे हैं, इसे थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज। अगर हाँ और हमारा ये रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके, ठीक है। चलिए, रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया था। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इसको 2013 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 में इसको शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया था। ये सारे चीज भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि बोध गया का है, ये 2002 में शामिल किया गया था यूनेस्को में, ठीक है। और ये जो है ना, ये महाबोधि से रिलेटेड ये अभी का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में कि किसको किसको विश्व धरोहर मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, याद रखिएगा, ठीक है। सभी लोग को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिक्स्ड हेरिटेज साइट में अगर पूछा जाए तो कौन है, तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ये 2016 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए यूनेस्को का अमूर्त जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, इसमें इसमें गरबा को, दुर्गा पूजा को और कुंभ मेला को शामिल किया गया है। गरबा जो है 2023 में, दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया था जो कि कोलकाता का दुर्गा पूजा है। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अमूर्त धरोहर मतलब इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और ऐसे कितना सूची है, तो 15 विरासत है भारत का अमूर्त धरोहर में, जो जिसको यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। लेटेस्ट में गरबा है, दुर्गा पूजा है, ये याद रखेगा, ठीक है। नवरोज है, योगा है, संकीर्तन है, ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग है, ठीक है, कालबेलिया डांस है, छाऊ डांस है, रमन है, ठीक है, और वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है। ये सबको सबको यूनेस्को का अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देश देश का एकमात्र सिटी बजाने वाला गांव खोंगथोंग गांव यूनेस्को के अमूर्त और सांस्कृतिक विरासत टैग प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। यह विशिल विशिल व्लोइंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के निवासी अक्सर सिटी बजाकर एक दूसरे से संवाद करते हैं। गांव के निवासी के औपचारिक नामों के अलावा सिटीदार नाम भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, खोंग थोंग, इस गांव का नाम है। ये देश का पहला गांव है, ठीक है, एकमात्र गांव। चलिए, आई होप आपको यूनेस्को से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब जानकारी मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल यानी कि डब्ल्यूसीसी से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग मिला है? तो ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो टैग मिला है, ये श्रीनगर को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। श्रीनगर को ये टैग मिला है। यह टैग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिससे जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास होगा, ठीक है। ये श्रीनगर के कारीगरों के लिए एक नए बाजार का अवसर खुलेगा, ठीक है। यह मानवता अधिक निवेश और वित्त पोषण के आकर्षित करेगी, जिससे पारंपरिक तरीकों से संरक्षित करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिक तकनीकों की शुरुआत को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ये टैग मिल गया है। अब वहां पे जो हैंडीक्राफ्ट जो वर्कर है उसको काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। इस मान्यता के बाद कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं तक पहुंच पहुंच प्राप्त होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना बात करें तो 1964 में की गई थी। इसे परम मार्गदर्शिता स्थित के तहत यूनेस्को से संबद्ध किया गया है, ठीक है। चलिए, अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, ठीक है।
और उसके बाद इसका क्षेत्रफल लगभग 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है। और सीमा जम्मू कश्मीर के उत्तर में चीन के साथ, पूर्व में तिब्बत के साथ, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश के साथ, पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर। और ग्रीष्मकालीन के अलावा जो एक और कैपिटल है वो है जम्मू, ठीक है, वो याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे जे.एम. सादिक थे, प्रथम राज्यपाल डॉक्टर कर्ण सिंह थे, ठीक है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अभी है मनोज सिन्हा है। क्यों? क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो राज्य नहीं रहा। 2019 में आपको मालूम होगा कि वहां पे 370 हटने के बाद राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर से अभी ले लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य से यूटी बनने के बाद अंतिम वहां के मुख्यमंत्री कौन थी, तो महबूबा मुफ्ती जो थी वो वहां के अंतिम मुख्यमंत्री थी। और वर्तमान में यह पद रिक्त है, यानी कि अभी वहां पे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। अब वहां पे विधानसभा का इलेक्शन होगा, अभी परिसीमन आयोग वहां जाएगा, वहां पे परिसीमन आयोग जाके सीटों का बंटवारा करेगा, सीट बढ़ाना है, ठीक है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ देख लीजिएगा। और यही जम्मू जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर लद्दाख बनाया गया है, ये भी एक यूटी हो गया, ठीक है। और ये हमारा पीओके है, ये आज नहीं तो कल भारत में शामिल हो ही जाएगा। ये नल्ला पाकिस्तान है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से यहाँ पे 1.25 करोड़ जो जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या लगभग 0.6666 करोड़ जनसंख्या है, और महिला जनसंख्या 0.59 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और लिंग अनुपात 889 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। कुल साक्षरता दर 67.2%, पुरुष साक्षरता दर 76.8% और महिला साक्षरता दर 56.4% है। मुख्य भाषा यहाँ पे काश्मीरी, लद्दाखी और डोंगरी पहाड़ी बोली जाती है। राजकीय भाषा उर्दू है। उच्च न्यायालय यहाँ पे श्रीनगर जम्मू में है, और 22 जिले हैं यहाँ पे। विधानमंडल द्विसदनात्मक था, यहाँ पे देखिए था लगाया हुआ है, क्योंकि अब ये राज्य बचा ही नहीं। नहीं तो विधानमंडल जो है यहाँ पे द्विसदनात्मक था, यानी कि विधानसभा भी था और विधान परिषद भी था, ठीक है। तो पहले जो था उसके अकॉर्डिंग जो सीट है उसके बात कर ले। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 था, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 36 था, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 6, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 4, ठीक है। और आपको बता दें कि वर्तमान में ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है। यहाँ पे नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सिंधु ये बहती है, ठीक है, और ये याद रखिएगा। और अच्छा, हम आपको बता दें कि आरबीएस, रवि, ब्यास और सतलज जो है ये भारत में नदियां हैं, और सीजेआई, चेनाब, झेलम और इंदस ये पाकिस्तान, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रमुख फसल यहाँ पे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार है, बाजरा है। राज्य दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु हंगुल है। राजकीय पक्षी वेस्टर्न टरगोपेन है। और प्रमुख खनिज यहाँ पे लौह अयस्क, तांबा और जस्ता पाया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छा, ट्यूलिप गार्डन भी यहीं पे है, ये याद रखिएगा, ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन भी यहीं पे है। प्रमुख उद्योग में हथकरघा उद्योग बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा, अभी इसी के लिए क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ रहे थे। प्रमुख शोध संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है। और दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। जैव मंडल रिजर्व ये किश्तवाड़ जिले में है। प्रमुख त्योहार जन्माष्टमी, विजयदशमी, शिवरात्रि, ईद उल फितर और ईद उल जोहा यहाँ पे मनाया जाता है। प्रमुख दर्रे की बात करें तो काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, बनिहाल, ठीक है, ये सब सारे जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है, ठीक है। अगर झील की बात करें तो वुलर झील, शेषनाग झील, पेंगोंग झील, ये सब सारे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए ग्रीन अमोनिया का आवंटन 5.5 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7.5 लाख टन प्रति वर्ष कर दिया है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द allocations for the fertilizer sector from 5.5 lakhs tons per annum to 7.5 lakhs ton per annum ऑफ ग्रीन एमोनिया। तो ये
कौन सा प्रोग्राम के तहत किया गया है? ये किया गया है साइट प्रोग्राम के तहत, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। सरकार ने साइट कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाया है, 5.5 मिलियन टन से ज्यादा करके 7.5 लाख टन प्रति वर्ष कर दिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ने 2030 तक भारत में प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ये 2023 तक लक्ष्य है कि लगभग 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का, प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 फरवरी 2023 को रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। मतलब इतने रुपए 19 करोड़ 744 करोड़ रुपए के साथ ये शुरू किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करना और जीवाश्म ईंधन आयात को निर्भरता से कम करना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेट जीरो इमिशंस, कार्बन इमिशंस नेट जीरो भारत का लक्ष्य कितना है, तो नेट जीरो भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 तक है, 2070 तक, ये याद रखेगा। और पूरे विश्व में बात करें तो 2045 तक पूरा विश्व जो है वो कसम खाया है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था। अच्छा, साइट का अगर ये देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट साइट जो प्रोग्राम है इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पैडलर कौन बने हैं? तो ये जो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैडलर टू विन द WTT कंटेंडर सिंगल टाइटल, ऐसे करने वाले श्रीजा अकुला बनी है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, श्रीजा अकुला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो कंटेंडर है वो बनी है। श्रीजा अकुला लागोस में विश्व टेबल टेनिस में कंटेंडर एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो ये जब भी इतिहास की बात आती है तो क्वेश्चन आपको याद ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। और बाकी सारा चीज इसमें चीन की डिंग इजी को हराया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल में सृजा ने हम वतन सुरथीर मुखर्जी के खिलाफ करीबी मुकाबला खेला। सृजा और अर्चना ने महिला युगल जीता, है ना। अगर महिला युगल का खिताब जीता, कौन जीता, तो ये भी सृजी और अर्चना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि हरमीत देसाई और मानव ठक्कर ने पुरुष युगल का खिताब में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, इसी इसी खेल में, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार की किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है? तो ये बहुत ही पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कोई भी राज्य अपना नाम अगर बदलना चाहता है तो वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के साथ ऐसा कर सकता है? तो ये कर सकता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के तहत, है ना। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य को ये शक्ति प्रदान किया गया है कि वो अपना राज्य का बाउंड्री है वो भी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ वो अपने राज्य का नाम भी बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है, अनुच्छेद 3। हाल ही में, यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में केरल विधानसभा के केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केरल का नाम आधिकारिक तौर पर बदल करके केरलम करने का दूसरा प्रस्ताव पारित किया है। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से संबंधित 8वीं अनुसूची, ये अनुसूची भी याद रखना है फ्रेंड्स, है ना। 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध, ठीक है, सूचीबद्ध सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदल कर का आग्रह किया गया है। यानी कि ये जो नाम बदला किया है ना, प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। राज्य को मलयालम में केरलम कहा जाता है, इसलिए ये जस्ट भाषा आधार पर इसका नाम बदला जा रहा है, ताकि इसमें मलयालम वाला फील आए, ये इसलिए इसको ऐसा काम किया जा रहा है ना। ये लोग ऐसा काम करते हैं, फिर हम लोग को याद रखना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में
तहत संसद को राज्य की नई सीमाएं बनाने या मौजूदा राज्य के नाम बदलने का अधिकार होता है। राजभाषा के नाम में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो राजभाषा में बदलाव अगर करना है तो इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन नाम बदलने के लिए जस्ट विधानसभा से ही पारित करने से हो जाता है। ठीक है, और इसको राज्य मतलब केंद्र सरकार को भेजा जाता है, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद आप अपना वो नाम बदल सकते हैं। अब केरल का यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिसको त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप केरल मैप में देखें, भारत का मैप में देखें केरल का, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये केरल, ठीक है ना, इसका सीमा जो है वो यहाँ पे अरब सागर से भी लगता है, कर्नाटक से भी लगता है, तमिलनाडु से भी लगता है, इंडियन ओशन से भी लगता है। ठीक है, तो अरब सागर से भी लगता है, ठीक है, कर्नाटक से भी लगता है, तमिलनाडु से भी लगता है, और दक्षिण में हिंद महासागर से भी लगता है। ठीक है, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, और वर्तमान राज्यपाल अगर बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे EMS नंबूदरी पाद थे, और प्रथम राज्यपाल श्री राम वर्मा थे। यहाँ पे गठन जो है, ये इस राज्य का गठन जो है ये 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ठीक है, राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। जनसंख्या 3.34 करोड़ है, पुरुष जनसंख्या 1.60 करोड़ है, महिला जनसंख्या 1.773 करोड़ है, यानी कि पुरुष जनसंख्या कम है महिला के रेस्पेक्ट में। जनसंख्या घनत्व जो है वो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंग अनुपात देखिए, हर जगह पे फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि लिंग अनुपात जो है वो महिलाएं कम होती हैं पुरुष की तुलना में, लेकिन यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं। आप देखिए 1,084 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष, यानी कि 1,000 पुरुष है तो उसके ऊपर 1,084 महिलाएं हैं। यहाँ पे लिंग अनुपात के तुलना में महिला की आबादी बहुत ज्यादा है। साक्षरता दर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सभी लोग काफी पढ़े लिखे हैं। राज्य का साक्षरता दर 94% है, जिसमें से 96.1% पुरुष साक्षर हैं, और महिला जो है वो 92.1% है। यहाँ पे राज्य भाषा मलयालम है। राजकीय पशु शेर पूंछ बानर है। ठीक है, राजकीय पक्षी भृंगराज द्विपुच्छ आंगरक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो है ये केरल का मैप है फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे है। जिला कितना है, तो जिला 14 है। उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। कुल वन क्षेत्र 28.9%। प्रमुख लोक नृत्य कथकली तथा मोहिनी अट्टम, ये इंपॉर्टेंट है ना, कथकली तथा मोहिनी अट्टम है। प्रमुख त्योहार में ओणम मनाया जाता है। ठीक है, पर्यटन स्थल ये सब रहने दीजिए। और विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 141, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 20, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 9। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल था। केरल का कोट्टायम ये शहर है। पूर्ण साक्षर जिला अगर पूछा जाए तो एर्नाकुलम है, जहाँ पे हाईकोर्ट है। ठीक है, उसके बाद केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। केरल मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। और आपको मालूम ही होगा कि केरल केरल में ही तो सबसे पहले वो लोग आए थे, जो कोची जो होता है ना, कोची में मसूलीपट्टनम में है ना, तो मसालों के लिए ये बहुत ही फेमस राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वायनाड है, यहीं से राहुल गांधी सांसद भी बने हैं। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इडुक्की है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है अलापुझा है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है, कोची। ठीक है, यहीं पे ना वो लोग व्यापारिक कोठी बनाया था, आप लोग को याद होगा इतिहास में। ठीक है, और उसके बाद साष्टम कोठा झील केरल में स्थित है। ये साष्टम कोठा झील जो है वो केरल में स्थित है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह भी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर ये पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ना, ताकि हमारा भी और आपका भी फायदा हो। ठीक है, दोनों का। ठीक है, दोनों मिलके, और भी हम आप इसको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर? ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश ऐसा करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर जो कि लाल सिर वाले गिद्ध है, उसको संरक्षण करने के लिए यहाँ पे महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में ये मतलब रेड इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी है ये। ठीक है, एशियाई राजा गिद्ध को निवास स्थान के नुकसान और घरेलू पशुओं में ये बहुत देखा गया है, इसीलिए इसका संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सामने आया है। उत्तर प्रदेश में लाल सिंह वाले जो लाल सिर वाले जो गिद्ध का कम ही देखा, मतलब कम ही देखने को मिलता है अब तो। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उन्हें जोड़ा उपलब्ध कराना। ठीक है, इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। ठीक है, तथा 24 घंटे गिद्धों की निगरानी की जाएगी। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये ग्रीन वाला। ठीक है ना, ये वाला ग्रीन वाला उत्तर प्रदेश। इसकी जो सीमा है वो नेपाल के साथ, उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ, है ना, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, झारखंड के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ लगता है। ठीक है, तो उत्तराखंड, नेपाल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ इसका सीमा लगता है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत थे। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। जनसंख्या की दृष्टि से 19.98 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ है और 9.5 करोड़ महिला जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। कुल साक्षरता दर 67.7%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला साक्षरता दर 57.2% है। मुख्य भाषा हिंदी बोली जाती है और दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। यहाँ पे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, जिसको रामबाग भी कहते हैं। ठीक है, और मुगल सराय जो कि यूपी में ही है, उसका नाम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे 75 जिले हैं। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80। ठीक है, अभी 80 सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश। राजकीय चिन्ह मछली है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को किया गया था। प्राचीन प्रमुख खनिज में बात किया जाए तो तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर और डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पर्यटन स्थल ताजमहल आगरा का बहुत फेमस है, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, काशी विश्वविद्यालय, काशी और यहाँ पे वाराणसी, इलाहाबाद और रामबाग, ये सारे प्रमुख स्थल है। यहाँ पे प्रमुख जनजातियां की बात करें तो थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, शौका, बुक्सा, राजा अथवा बरनौत, महावीर, ये सब यहीं पे है, ये इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी सारा चीज तो यहाँ पे भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंडेला झील, पुनाताल झील और गोखुर झील, ये सारे झील जो है वो वाराणसी में है। ठीक है, तो बहुत सारा आप देखिए स्टैटिक फैक्ट्स हम राज्य दर्शन के हिसाब से कितने सारे डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि वीडियो बहुत बड़ा है, वीडियो बड़ा है, लेकिन आपको इसमें इतने सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं कि आपको बुक पढ़ेंगे तो भी आपको इतना समय लगेगा ही लगेगा, इससे ज्यादा ही लग जाएगा, है ना। तो आप वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, है ना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 23 जून को क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा किया है? अब बताइए
इससे भी एक और फैक्ट हम लोग स्टैटिक राज्य दर्शन कर लेंगे, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि क्रीमी लेयर जो ओबीसी का क्रीमी लेयर होता है उसका अच्छा, ओबीसी में दो लेयर होता है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर होता है ना, एनसीएल जिसको बोलते हैं। तो इसका जो कोटा है, इसका जो आय का मतलब रुपया है अनाउंसमेंट, वो 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया है। और ऐसा करने वाले कौन है, तो हरियाणा सरकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नायाब सिंह सैनी का सरकार है। ठीक है, हरियाणा हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है और क्रीमी लेयर के लिए आय की सीमा की बढ़ाने की घोषणा की गई है। और ये कितना कर दिया गया है, 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया है, ये याद रखेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरह वेतन और कृषि स्रोतों से होने वाली आय की भी सीमा जो है वो शामिल इसमें नहीं है। केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, जो कि फिलहाल 15% है, उसे बढ़ा करके 27% किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचार के बाद ये बढ़ी हुई सीमा राज्य सरकार की नौकरियों में लागू की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने का ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए 12,000 रुपए से बढ़ा करके 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ओबीसी छात्रों की शिक्षा समर्थन पर दिया है। यानी कि ओबीसी जो छात्र है उसको अब 12,000 रुपए से बढ़ा करके 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा ऐसा किया। अब हरियाणा से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को, स्टैटिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सीमा जो है, अच्छा हरियाणा को पहले मैप में भी देख लेते हैं। हरियाणा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, ये देखिए हरियाणा यहाँ पे, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ये याद रखेगा। और चंडीगढ़ एक यूटी भी है, ये याद रखेगा। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी राजधानी जो सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, और दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से लगता है। पूरब में उत्तर प्रदेश से लगता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं, नए बने हैं। और वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवत भगवत दयानंद शर्मा थे। और प्रथम राज्यपाल धर्मवीरा थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या यहाँ पे 2.5 करोड़ लगभग जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या लगभग पौने दो, मतलब 1.34 करोड़ है। महिला जनसंख्या 1.18 करोड़ है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 879 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है। कुल साक्षरता दर 75.6%। पुरुष साक्षरता दर 84.1%। महिला साक्षरता दर यानी कि 65.9% है। महिला इतनी पढ़ी लिखी है। ठीक है, मुख्य भाषा यहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है, और ये 22वां, ठीक है, यहाँ पे 22 जिले हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधानसभा जो है ये एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 5 और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 10। ठीक है, राजकीय पशु नील गाय है। राजकीय पक्षी काला तीतर है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मुख्य नगर ये छोड़ दीजिए। प्रमुख त्योहार लोहड़ी मनाया जाता है यहाँ पे, प्रमुख त्योहार। ठीक है, हिसार हिसार करनाल। और यहाँ पे आपको मिल्क डेयरी का जो मिल्क है ना, वो डेयरी अनुसंधान केंद्र, देखिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में मिल जाएगा, हरियाणा के करनाल में। ठीक है, वन्य प्राणी में छतरपुर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है। ठीक है, बाकी सारा चीज यहाँ पे। लोक नृत्य में रासलीला, घूमर नृत्य और सपेला नृत्य यहाँ पे फेमस है। ठीक है, चलिए। और प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र और शीशा और सीमेंट का वस्त्र जो उद्योग है यहाँ पे, ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए। जीआई टैग का देख लीजिए, बासमती चावल और फुलकारी, ये सब यहाँ पे इसका जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इंफ्रारेड प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए एक उपकरण डिजाइन किया है? यानी कि इंफ्रारेड, टू मेक इंफ्रारेड लाइट विजिबल, इंफ्रारेड का जो लाइट है वो विजिबल बनाने का एक डिवाइस विकसित किया है। और ऐसा करने वाला है, ये कौन से इंस्टीट्यूट के विकसित किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के
स्टूडेंट के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। आईआईएससी ने इंफ्रारेड प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए एक उपकरण डिजाइन किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के शोधकर्ता ने लघु अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति को दृश्य सीमा तक बढ़ाने या बदलने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। ठीक है, प्रकाश के उप रूपांतरण के कई अनुप्रयोग होंगे, विशेषकर रक्षा और ऑप्टिकल संचार में। ठीक है, मानव आंख केवल दृश्य स्पेक्ट्रम में प्रकाश देख सकती है, वह अवरक्त प्रकाश नहीं देख सकती है, और इसी को देखने वाला यह यंत्र बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, है ना। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत विश्व का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, और ये कितने नंबर का बाजार बना है? तो ये तीसरे नंबर का बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है तीसरा नंबर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तीसरा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में भारत की स्थिति 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गई है। ठीक है, भारत ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 15.6 मिलियन सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। वर्तमान में अमेरिका और चीन शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद भारत है। ठीक है, लगभग 10 साल पहले भारत 8वें मिलियन सीटों के साथ सबसे छोटा घरेलू एयरलाइन बाजार था। ठीक है, उसके बाद भारत की सीटों की क्षमता वृद्धि दर सालाना 6.9% बढ़ी है, और ऐसा ये करने वाला फिर ये मतलब तीसरा बढ़ गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़ा करके 157 हो गई है, यानी कि एयरपोर्ट की संख्या अब भारत में 157 हो गया है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए, ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ हम लोग राज्य दर्शन भी कर रहे हैं हर एक सेशन में, तो ये आपको निश्चित ही एग्जाम में फायदा देगा। ठीक है, आप हमारे सेशंस के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे बस यही आग्रह है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।